नेपाल में भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। 19 पुल और 40 किलोमीटर लंबी सड़कें बह चुकी हैं। 13 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को नुकसान पहुंचा है। नेपाल में आई तबाही में 200 से ज्यादा ट्रक बह गए हैं। 485 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जा रहे 400 तीर्थयात्रियों से संपर्क टूट गया है। नेपाल में जो त्रासदी आई है उसका हर एक अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। वहां पर जो हालात बने हैं उससे जुड़ी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन अपडेट यह है कि 400 तीर्थयात्री जो कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जा रहे थे, उनका संपर्क पूरी तरीके से टूट गया है। भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। कई पुल बह गए हैं, कई इमारतें ढह गई हैं। 40 किलोमीटर लंबी सड़कें पूरी तरीके से बह गई हैं। 13 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनको नुकसान पहुंचा है। नेपाल में आई तबाही में 200 से अधिक ट्रक भी बह गए हैं। 485 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। आशंका जताई जा रही है कि 1000 लोगों से ज्यादा की आबादी प्रभावित हुई है। पानी का सैलाब इतना तेजी से आया कि किसी को भी संभल पाने का मौका नहीं मिला। अभी तक 16 से 18 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। बताया जा रहा है कि कई पर्यटक ऐसे हैं जो कि यहाँ पर नदी के किनारे के आसपास के होटल में ठहरे हुए थे। वो कुछ भी समझ पाते उससे पहले सैलाब उनको अपने साथ बहा ले गया। 105 भारतीय पर्यटक भी बताए जा रहे हैं जिनके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। साथ ही साथ कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जा रहे 400 तीर्थयात्री भी ऐसे हैं जिनका संपर्क टूटा हुआ है, उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। इन सब के बीच अब आपके मन में सवाल होगा कि नेपाल में जो कुछ हुआ उसका उत्तर प्रदेश में क्या असर देखने को मिल सकता है। दरअसल नेपाल से सटे हुए उत्तर प्रदेश के 7 जिले ऐसे हैं जहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। खासतौर से महाराजगंज, कुशीनगर, बहराइच, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, ये वो जिले हैं जहां पर प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश दिया गया है कि हालात पर पूरी नजर बनाए रखें। जो सहायक नदियां हैं जिनमें जलस्तर बढ़ सकता है, उसके आसपास रहने वाली आबादी को भी अलर्ट मोड में रखा गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक एक करके सारी तस्वीर आप देखिए। सैलाब के आने से पहले सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। सुबह 8 बजे, 8:30 बजे तक बताया जा रहा है कि तेज धूप खिली हुई थी। किसी को इस बात की आशंका नहीं थी कि उनके साथ क्या अनहोनी होने जा रही है। 8:37 पर बताया जा रहा है कि तिब्बत के कुछ इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए और उसके बाद 9 बजे के आसपास तबाही देखने को मिली नेपाल में। नेपाल के जल विज्ञान एवं मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जो अपडेट जारी किया गया है वो भी हम आपको बता रहे हैं। तिब्बत में स्थित हिमनदी झील फटने से बताया जा रहा है कि नदी में बाढ़ आई, ये जानकारी साझा की गई है। रसुआगढ़ी में लगभग 5150 मीटर की ऊंचाई पर ग्लेशियर टूटा। तबाही के बाद हिमनदी का क्षेत्रफल घट गया, ये जानकारी भी साझा की गई है। और बताया जा रहा है कि ग्लेशियर टूटने को बाढ़ की बड़ी वजह बताया जा रहा है। लेंदे नदी आगे चलकर भोटेकोशी और त्रिशूली नदी का हिस्सा बन जाती है, लिहाजा इन नदियों में जलस्तर तेजी से बढ़ता चला गया और इसके आसपास की जो इमारतें थी, जो मकान थे, जो रिहाइश इलाके थे, आप देखिए कैसे सब इसकी चपेट में आ गए। ये तस्वीरें देखिए आप। जब सैलाब आया तो अपने साथ सब कुछ बहा कर लेकर चला गया। जो टाइमलाइन बताई जा रही है हादसे की, उसको आप समझिए कि सुबह 8, 8:30 बजे तक सब कुछ सामान्य था। किसी को इस बात की आहट नहीं थी कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। फिर उसके बाद 8:37 पर जो मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जानकारी साझा की गई है उसके मुताबिक तिब्बत में स्थित हिमनदी झील फट गई। 8:37 के आसपास जो भूकंप के झटके महसूस किए गए उसी दौरान हिमनदी झील फट गई, जिसके चलते लेंदे नदी में बाढ़ आ गई। उसके बाद रसुआगढ़ी में लगभग 5150 मीटर की ऊंचाई पर एक ग्लेशियर टूट गया, जिसके बाद तबाही का मंजर देखने को मिला। हिमनदी का क्षेत्रफल घट गया। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि ग्लेशियर टूटने को बाढ़ की बड़ी वजह माना जा रहा है। लेंदे नदी जो कि आगे आकर भोटेकोशी और त्रिशूली नदी का हिस्सा बन जाती है, इन नदियों में तेजी से पानी बढ़ता चला गया और अपने आसपास के तमाम इलाकों को अपनी आगोश में लेता चला गया। ये देखिए आप कैसे पानी का सैलाब ऊपर की तरफ से आता है और अपने साथ सब कुछ बहाकर लेकर चला जाता है। और जिस बात का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं कि नेपाल में जो कुछ हुआ है उसके बाद उत्तर प्रदेश में किस तरीके की आशंका है और जो अलर्ट जारी किया गया है उसके मायने क्या है, ये सब भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में अलग अलग जिलों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महाराजगंज से ब्रजेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा भागलपुर से आलोक झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चूंकि बिहार में भी अलर्ट जारी किया गया है तो वहां पर क्या स्थिति देखने को मिली है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम महाराजगंज का रुख करते हैं जहां से ब्रजेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेंद्र, हम नेपाल में जो तबाही आई है उसकी हर तस्वीर दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। महाराजगंज में इस वक्त क्या स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि अलर्ट ये जारी किया गया था कि नेपाल से जो नदियां आगे बढ़ रही हैं वो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में जो सहायक नदियां हैं उनका जलस्तर बढ़ा सकती हैं, लिहाजा यहां पर अलर्ट रहने की आवश्यकता है। इस वक्त क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं?
जी, बिल्कुल बता दें कि जिला प्रशासन द्वारा पूरी तरीके से अलर्टनेस बरता जा रहा है और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो टीम है पूरी तरीके से अलर्ट पर है। साथ ही साथ बात करें कि जो भी बाढ़ चौकियाँ बनाई गई हैं, बाढ़ चौकियों पर 24 घंटे निगरानी की जा रही है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि महाराजगंज क्षेत्र में अगले 8 से 10 घंटों में पानी का जलस्तर तेजी से बढ़ सकता है, जिसकी वजह से यहाँ भी बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल जो निचला इलाका है, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, उनको ऊँचे स्थान पर भेजा जा रहा है। हाई अलर्ट जारी किया गया है और जो जिला स्तर की जो तैयारियाँ हैं, वो 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं, जिससे समय रहते लोगों को जो भारतीय सीमा क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, उन्हें हम्म। समय रहते बचाया जा सकते। जी। ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार हम चाहेंगे कि इन तस्वीरों को दर्शकों को फिर से दिखाते हैं, फुल फ्रेम दिखाइएगा। वहां पर जो हालात बने हुए उसको आप समझिए। किसी को कुछ भी समझ पाने का मौका नहीं मिला। आप सोचिए कि सैलाब कितना तेज आया, पानी का बहाव कितना तेज था कि जो पुल उन रास्तों में पड़े वो पुल भी ऐसा लगा कि ताश के पत्तों की तरीके से बहते चले जा रहे हैं। न सिर्फ पानी का सैलाब आया बल्कि अपने साथ मलबे का ढेर लेकर आया, और यही वजह है कि उसके रास्ते में जो कुछ भी आया, जो इमारतें आई, जो होटल्स आए, जो मकान आए, सबको अपने साथ बहाता लेकर चला गया। ये स्थिति हम आपको नेपाल की दिखा रहे हैं और इसके बाद वहां पर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रधानमंत्री की हर स्थिति पर नजर है। उनका यह कहना है कि युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ाया जा रहा है। भारत सरकार भी पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है। वहां पर जो भारतीय दूतावास है उसकी तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं ताकि जो भारतीय पर्यटक वहां पर फंसे हुए हैं उन तक मदद पहुंच पाए। अगर वो किसी मुश्किल में, किसी समस्या में है तो वो अपनी जानकारी उपलब्ध करवा पाए, और उनके अपने जो चिंतित हैं इस बात को लेकर कि वो सकुशल हैं या नहीं, उनके साथ कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई है, वो भी उन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। भागलपुर का एक बार रुक कर लेते हैं जहां से आलोक झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, वहां पर किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है? अलर्ट के बाद किस तरीके की एक्टिविटी वहां पर प्रशासन की तरफ से देखने को मिल रही है? कि बिल्कुल भागलपुर, चूंकि भागलपुर जिला जो होता है कोसी और गंगा से सटे हुए इलाका है, और यहाँ पर जो है लगातार 3 दिनों से जिस तरह गंगा का जलस्तर बढ़ रहा था, और इसके बाद 2 दिन पूर्व जो है भागलपुर के राघोपुर में तटबंध कटाव की वजह से, तटबंध के टूट जाने की वजह से जो है वहां पर कई इलाकों में जो बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया, कई लोगों के घर में पानी प्रवेश कर गया। यहाँ तक ही नहीं, बिहार के जो ऊर्जा मंत्री हैं शैलेश कुमार बुलो मंडल, उनके घर में पानी प्रवेश कर गया था। और इसके बाद जो लगातार गंगा के जलस्तर में वृद्धि हो रही है, भागलपुर के कई जिलों में जो अभी भी गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, कई जगह डेंजर जोन से ऊपर है। यदि बात हम करें भागलपुर के सुल्तानगंज के, तो सुल्तानगंज से इस वक्त सावन के समय जो होता है लाखों लाख की संख्या में श्रद्धालु रोज गंगा स्नान करके झारखंड के बाबा बैद्यनाथ जाते हैं। उस गंगा के का स्तर इतना बढ़ गया कि वो घाट जो है पूरा लबालब भरा हुआ। इसके बाद भागलपुर के यदि आज की बात करें तो आज जहां पर राघोपुर में, जहां पर कटाव में हुआ था, तटबंध जहां पर क्षतिग्रस्त हुआ था, वहां पर आज जो है फ्लड फाइटिंग का काम किया जा रहा था, जिसमें लगभग 600 मजदूरों को फ्लड फाइटिंग कार्य में लगाया गया था। अचानक से एक नाव पर लगभग 21 मजदूर सवार थे, और इसके बाद जो वह नाव पलट जाते, नाव पलटने से जो लगभग 19 मजदूरों का तो रेस्क्यू कर दिया जाता है। 2 मजदूरों का रेस्क्यू अभी एसडीआरएफ की तरफ से जारी है। हालांकि घटना की जानकारी मिलते भागलपुर की जिलाधिकारी जो अलंकृता पांडे वह घटनास्थल पर पहुंची और वहां पर घटनास्थल का मुआयना किया। लेकिन यदि बात करें तो भागलपुर की, तो जहां पर फ्लड फाइटिंग का काम कराया जा रहा था, जिन वेंडरों के द्वारा कराया जा रहा था, वहां पर मजदूरों को लाइफ जैकेट नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से आज जिलाधिकारी जब ने न्यूज नेशन पे जब खबर चली कि यहाँ पर लापरवाही बरती गई, जिसकी वजह से 9 हादसा हुआ, इसके बाद जिलाधिकारी ने जो है वहां पर जो तत्काल जो भी वेंडर थे उसमें प्राथमिकी दर्ज करने की बात कही। और इसके बाद जिस नेपाल में आज भारी तबाही मचाई, इसके बाद जो बिहार के मुख्यमंत्री, खासतौर से नदी के किनारे के जो इलाके हैं वहां पर अलर्ट मोड पर प्रशासनिक टीम इस वक्त है। लोगों से अपील की जा रही है कि नदी नालों के किनारे जाने से बचें। लेकिन ये तस्वीरें देखिए आप, किस तरीके से पानी का सैलाब आया और उसके बाद नेपाल में एक तबाही देखने को मिली है, ऐसी तबाही जो शायद ही कभी भुलाई जा सकेगी। तमाम ऐसे लोग थे, एक बड़ी आबादी थी जिसको संभल पाने का मौका नहीं मिला, समझ पाने का मौका नहीं मिला। पर्यटक पहुंचे हुए थे बड़े पैमाने पर यहाँ पर, चूंकि एक टूरिस्ट प्लेस भी है ये इलाका, और सभी उस वक्त किसी को इस बात की आहट भी नहीं थी, आशंका भी नहीं थी कि उनके साथ अगले पल क्या होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से ग्लेशियर वहाँ पर टूटा, इसके अलावा वहाँ पर
भूकंप के बाद जो झील फटी, उसके बाद एक सैलाब आया और अपने साथ सब कुछ बहाता लेकर चला गया। उत्तर प्रदेश में गंडक और जो नारायणी नदी है, वहां पर नेपाल से आने वाली नदियों का जो जलस्तर है उसके कारण बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। चूंकि इन दोनों ही नदियों में वहां का पानी आकर मिलता है, जिसके बाद यहां पर जलस्तर तेजी से बढ़ता चला जाता है। लिहाजा मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिया गया है कि इन जिलों में भी एहतियात बरता जाए और प्रशासन हर स्थिति पर नजर बनाकर रखे। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 3 लाख क्यूसेक के आसपास पानी जो है अगले कुछ घंटों में इन नदियों में पहुंच सकता है। मतलब नारायणी और गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ सकता है। लिहाजा महाराजगंज की बात करें, कुशीनगर की बात करें, बहराइच की बात करें, पीलीभीत की बात करें, लखीमपुर खीरी की बात करें, ये वो जिले हैं जहां पर आने वाले कुछ घंटों में एहतियात बरतने की जरूरत है, हर स्थिति पर नजर बनाए रखने की जरूरत है और वही प्रशासन की तरफ से किया भी जा रहा है। एक बार फिर से महाराजगंज का रुख कर लेते हैं। ब्रजेंद्र, मुख्यमंत्री ने भी निर्देश दिया है अधिकारियों को कि ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात पर नजर बनाए रखें। अगर किसी प्रकार की कोई आहट, कोई दस्तक सुनाई देती है तो फौरी एक्शन वहां पर लिए जाएं। अधिकारियों को ग्राउंड जीरो पर आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, अधिकारी जो है ग्राउंड पर पहुंच रहे हैं और लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहा है। जो निचला इलाका है, नीचे वाले स्थल से लोगों को वहां से अभी से हटाया जा रहा है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 8 से 10 घंटे के बीच में भारतीय सीमा क्षेत्र के जो निचलौल क्षेत्र में जो एरिया पड़ता है, सोहगी बरवा, वहां पे उम्मीद और आशंका जताई जा रही है कि इधर जो है जलस्तर तेजी से बढ़ सकता है। तो इस तरीके से जो है जो भी बाढ़ चौकियां हैं उसकी 24 घंटे निगरानी की जा रही है, जिससे समय रहते जो है इन चीजों से निपटा जा सके। जी जरूरी भी है कि समय रहते इन चीज़ों से निपटा जा सके। लेकिन आप देखिए कि वहाँ पर उसके बाद तबाही के बाद का जो मंजर है वो डराने वाला है और बताया जा रहा है कि लगभग कई हेलीकॉप्टर यहाँ पर ऐसे हैं, 15 से 16 हेलीकॉप्टर ऐसे हैं जो राहत बचाव कार्य में लगाए गए हैं, ताकि जो पर्यटक यहाँ पर फंसे हुए हैं, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जो तीर्थयात्री जा रहे थे, उनका रेस्क्यू किया जा सके और दूसरी तरफ जो एक बड़ी आबादी प्रभावित हुई है उस तक राहत पहुँचाई जा सके। इन तमाम बातों को युद्ध स्तर पर प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है। लेकिन एक बड़ी आबादी है जो प्रभावित हुई है, उस तक राहत पहुंचा पाना जल्द से जल्द इतना आसान है नहीं। कोशिश ये की जा रही है कि हर एक जान को सुरक्षित बचाया जा सके। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि पूरी टाइमलाइन जो अभी तक सामने आई है वो ये बता रही है कि सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक सब कुछ सामान्य था। उसके बाद 8:37 पर तिब्बत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और उसके बाद वहां पर बताया जा रहा है कि एक झील फटी। उस झील के फटने के बाद पानी का सैलाब नीचे की तरफ आता है। नेपाल के किसी हिस्से में बताया जा रहा है कि ग्लेशियर फटा। उसके बाद नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ता चला गया और अपने साथ सब कुछ बहाता लेकर चला गया। ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये भोटे कोशी नदी और त्रिशूली नदी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आप देखिए इसके आसपास रिहाइश इलाका था, तमाम घर ऐसे थे जो कि नदी के किनारे बसे हुए थे। यहाँ पर जलस्तर अमूमन इतना ज़्यादा कभी नहीं हुआ करता था। इस वजह से किसी को इस बात की आशंका और आहट नहीं थी कि अगले पल उनके साथ क्या होने जा रहा है। और उसके बाद यहाँ पर तबाही देखने को मिली। 17 से 18 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक की गई है। बताया जा रहा है 105 भारतीय पर्यटक ऐसे हैं जो कि लापता हैं, उनके बारे में कोई सुराग नहीं मिल पाया है। 384 के आसपास संख्या बताई जा रही है पर्यटकों की जो कि लापता हैं। चूँकि कई होटल्स भी थे जो नदी के किनारों पर बने हुए थे, उन होटल्स में बड़ी संख्या में पर्यटक रुके हुए थे और वो सभी इस वक्त लापता हैं, उनकी तलाश की जा रही है। सबसे ज़्यादा जो ज़िले प्रभावित हुए हैं, जो इलाके प्रभावित हुए नेपाल के, उनके बारे में भी जानकारी आपके साथ साझा कर दें। तिब्बत सीमा से सटे हुए रसुआ, इसके अलावा धाडिंग, नुआकोट और चितवन, ये वो ज़िले हैं जहां पर ज़्यादा तबाही आई है। काठमांडू से कई ज़िलों का संपर्क पूरी तरीके से कट चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा है। बाढ़ के तेज़ बहाव में कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऐसे हैं, 14 के आसपास उनकी संख्या बताई जा रही है जिनको नुकसान पहुंचा है। एक बार हम आपको AI वीडियो के जरिए भी समझाने की कोशिश करते हैं कि वहां पर हुआ क्या था, कैसे क्या घटा था। ये देखिए आप, सब कुछ सामान्य था। ये वो झील है जिसके फटने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि जब भूकंप के झटके महसूस किए गए उसके बाद ये झील फटती है और अपने साथ पानी का सैलाब लेकर आती है। ये देखिए आप, यहाँ पर पानी का भंडारण था और उसके बाद जब झील फटी वहां से पानी का सैलाब आगे बढ़ा। उसी दौरान ग्लेशियर भी फटा और उसके बाद इतनी तेजी से पानी नीचे की तरफ आया कि अपने साथ भारी मलबे को लेकर आया और अपने साथ सब कुछ बहाता लेकर चला गया। देखिए उसके बाद युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। कई ट्रक ऐसे हैं, सैकड़ों की संख्या में बताया जा रहा है कि ट्रक हैं जो कि बह गए हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके बारे में कोई सुराग नहीं मिल पाया है, उनकी संख्या भी 400 के आसपास बताई जा रही है। शुरुआती जानकारी सामने आई थी कि 1000 के आसपास की आबादी है जो कि इस बाढ़ की चपेट में आई है। ये वो हेलीकॉप्टर हैं जिनको राहत बचाव के कार्य में लगाया गया है।
ताकि हर एक ज़रूरतमंद तक मदद पहुंच पाए, उनका रेस्क्यू किया जा सके, उनको बचाया जा सके। हर एक जान कीमती है, उस तक मदद पहुंचाई जा सके, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जो एहतियात बरते जा रहे हैं उसकी जानकारी भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। नदियों के किनारे बसे ग्रामीणों को प्रशासन ने अलर्ट कर दिया है, उनको नदियों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। वहीं काठमांडू में भारतीय दूतावास की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं ताकि जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं उन तक मदद पहुंचाई जा सके। जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जा रहे थे, जो पर्यटक के तौर पर गए थे, वो इन हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके अपनी जानकारी दे सकते हैं या उनके अपनों की जानकारी हेल्पलाइन नंबर के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के पीएम से बातचीत की है। पूरे हालात पर प्रधानमंत्री मोदी की नजर है। हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है। कहा गया है कि जो भी आवश्यकता होगी भारत सरकार की तरफ से वो मदद उपलब्ध करवाई जाएगी। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जिलों में अलर्ट के बाद किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। एक आप महाराजगंज की तस्वीर देख पा रहे हैं, दूसरी कुशीनगर की तस्वीर है जहां पर नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। नारायणी और गंडक नदियां हैं जो कि नेपाल की सहायक नदियों से जुड़ती हैं। ऐसे में अगर वहां से जो पानी चला है वो इन नदियों तक पहुंचता है तो जलस्तर बढ़ेगा। जलस्तर बढ़ेगा तो नदी के किनारे के जो इलाके हैं उन इलाकों में बाढ़ का पानी पहुंच सकता है, बड़ी आबादी को प्रभावित कर सकता है। लिहाजा प्रशासन की तरफ से यहां पर एहतियात बरता जा रहा है, निगरानी बरती जा रही है और लोगों से भी अलर्ट रहने की अपील की जा रही है। तबाही में 200 से ज़्यादा ट्रक बह गए हैं नेपाल में। अभी चूंकि पीछे जो पानी का सैलाब आगे निकल चुका है, अपने पीछे वो तबाही का मंजर छोड़कर चला गया है। सिल्ट का वहाँ पर ढेर देखने को मिल रहा है और उसी के नीचे कई ट्रक हैं जो दबे हुए हैं, कई मकान दबे हुए हैं, कई लोग दब गए हैं। अब सभी तक राहत पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन शुरुआती जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, वो बता रहे हैं कि 200 के आसपास की संख्या है ट्रकों की जो इन रास्तों से गुजर रहे थे। नदी के किनारे के जो रास्ते थे वो तेज़ बहाव की चपेट में आए और उसके बाद पानी के सैलाब में बहते चले गए। इसके अलावा 5150 मीटर की ऊंचाई पर जो ग्लेशियर फटा उसकी वजह से जल सैलाब आया और अपने साथ सब कुछ बहाता लेकर चला गया। ये इमारत देखिए आप, ये सैलाब आने के ठीक पहले की तस्वीरें हैं जब लोगों को इस बात का अंदेशा हुआ, आहट हुई कि उनके साथ कोई अनहोनी होने जा रही है। और चूंकि सूचनाएं भी सर्कुलेट होने लगी थी कि पीछे से पानी का सैलाब आ रहा है, उसके बाद लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं, हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर जल के आगे, इस सैलाब के आगे हर कोई बेबस नजर आया। लोग यहाँ से निकल पाते, भाग पाते, अपने आप को सुरक्षित स्थान पर ले जा पाते, उससे पहले यहाँ पर सैलाब आया और अपने साथ सब कुछ बहा कर लेकर चला गया। अब जबकि वो सैलाब आगे निकल चुका है तो पीछे बर्बादी का मंजर देखने को मिल रहा है, तबाही के निशान छोड़ गया है। आप देखिए तमाम घर ऐसे हैं जिनके पहले फ्लोर तक या फिर दूसरी मंजिल तक सिल्ट जमा हो गई है और पीछे आप देख पाएंगे हर तरफ कीचड़ नजर आ रहा है और पानी अपने साथ सब कुछ बहाता लेकर चला गया। कई रास्ते, 40 सड़कें बताई जा रही हैं जो पूरी तरीके से तबाह हो गई हैं, बर्बाद हो गई हैं। लिहाजा सड़क मार्ग के जरिए भी मदद नहीं पहुंच पा रही है। इस वजह से भी हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है ताकि लोगों तक समय रहते मदद पहुंचाई जा सके। ब्रजेंद्र, अभी हम महाराजगंज की तस्वीरें दिखा रहे थे, वहां पर लोगों से अपील की जा रही कि नदी के किनारे वो ना जाएं, लोगों से भी अलर्ट रहने की अपील की जा रही है। तकरीबन कितनी आबादी ऐसी होगी, कितने गांव ऐसे होंगे महाराजगंज के, कितनी तहसील ऐसी होंगी जहां पर खतरा की आशंका बनी हुई है? ये बिल्कुल बता दें, महाराजगंज क्षेत्र से लगभग 3 तहसील क्षेत्रों में ये चीजें आती हैं। जैसे नौतनवा क्षेत्र में भी आंशिक क्षेत्र पड़ता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इलाका पड़ता है वो निचलौल क्षेत्र के जो सोहगी बरवा वन्य जीव प्रभाग है उसको टच करती है। वहां से गंडक नदी का जो प्रवाह है नेपाल के रास्ते भारतीय क्षेत्र में बहुत तेजी से आता है, जिससे जो है बाढ़ का आशंका हमेशा बना रहता है। यहाँ पे बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं और ठोकर बनाए गए हैं, जिससे अगर बहाव तेज आता है तो दूसरी तरफ मुड़ा जा सके। इन सबको लेकर तैयारियां पहले से भी की जाती रही हैं, लेकिन जिस तरह से ये ग्लेशियर फटने के बाद नेपाल में तबाही मची, तबाही के बाद अब आशंका ये जताई जा रही है कि अगले 8 से 10 घंटे के बीच में भारतीय क्षेत्र में ये पानी का जलस्तर बढ़ सकता है। फिलहाल जो निचले क्षेत्र में रहने वाले जो ग्रामीण हैं, गांव के लोग हैं, उन लोगों को ऊंचे स्थान पर भेजने के काम युद्ध स्तर पर अभी से शुरू कर दिया गया है। प्रशासन द्वारा लोगों को अलर्ट किया जा रहा
है जागरूक किया जा रहा है, उसके साथ ही साथ जो जरूरी सामान है उसको लेकर सुरक्षित स्थान पर ले जाने की अपील की जा रही है। और ये जो बात कही जा रही है कि अगले 8 से 10 घंटों की, तो चूंकि जब बारिश का पानी जब बहता है तो इन चीजों को निगरानी किया जा सकता है कि इतने घंटों में ये चीजें आ सकती हैं। लेकिन जिस तरह से ग्लेशियर फटा है और जितने तेजी के बहाव से ये लगभग जो आशंका जताई जा रही है कि 4 लाख क्यूसेक की तेजी के साथ पानी जो है भारतीय क्षेत्र में आ सकता है, तो ये घंटों का इंतजार कर पाना या कयास लगाया जाना, ये अभी ठीक तरीके से नहीं कहा जा सकता। फिलहाल जो जिला स्तर से जो तैयारियां की गई हैं, प्रत्येक बाढ़ चौकी पर निगरानी की जा रही है, जिससे जो भी चीजें सामने आए उससे समय रहते निपटने की प्रयास जारी है। जी ठीक है, एक बार आलोक का रुख कर लेते हैं। आलोक, वहाँ पर तकरीबन कितनी आबादी होगी, कौन कौन से इलाके हैं जो नदी के किनारे पर हैं जहाँ अलर्ट जारी किया गया है, या फिर वो इलाके जहाँ पर जलस्तर बढ़ने के बाद खतरे की आहट है, आशंका है? आलोक, आवाज मिल पा रही है आपको? और दूसरा, जी 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 जी, कंप्लीट करिए आप। हाँ बता दें कि भागलपुर का नवगछिया के साथ जो है सुल्तानगंज का इलाका होता है, जो कि निचला इलाका पड़ता है। यहाँ पे हर साल बाढ़ ने तबाही मचाती है, और इसके बावजूद जो है भागलपुर में जिस तरह बाढ़ ने तबाही मचाई, लगातार भागलपुर के 2 दिन पहले जो बिहार के मुख्यमंत्री ने भागलपुर के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई दौरा करने के बाद जिस तरह अधिकारियों के साथ बैठक किया था, इसके बाद आपदा प्रबंधन की टीम भी उस बैठक में शामिल थी। कई तरह के दिशा निर्देश दिया गया था। इसके बाद जैसे आज की नेपाल की घटना, जो नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद जो घटना हुई है, इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज भी जो लोक सेवा भवन में अधिकारियों के साथ बैठक की है, और मुख्यमंत्री ने कई तरह के निर्देश दिए हैं। जैसे हर घाट पर जो जहाँ पे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, जहाँ पे संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है, वहाँ पर एसडीआरएफ के साथ एनडीआरएफ की तैनाती हो, नाइट पेट्रोलिंग हो, और दूसरा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के जो भी मतलब बाढ़ पीड़ित जी लोग हैं उसको रहने के लिए, उसको ठहरने के लिए, उसके आवास के लिए, जो भी मतलब रहने के ठहरने के साथ जो भी उसकी सुविधा हो, इसको लेकर भी लगातार जो है भागलपुर के जिलाधिकारी को दिशा निर्देश दिया गया है। 2 दिन पूर्व जहां पर कटाव हुई थी और जिससे तटबंध टूट गया था, कई गांव जलमग्न हो गई थी, वहां पर जो है बाढ़ पीड़ित लोगों को जो है वहां पर रहने ठहरने के साथ भोजन की व्यवस्था की गई है। और आज की घटना के बाद जो जिलाधिकारी जिस पर लगातार वहां पर मौके पर कैंप किए हुए हैं, लगातार आपदा विभाग के साथ पथ निर्माण निगम है, पुल निर्माण निगम है, सभी के अधिकारियों के साथ उस स्तर पर निरीक्षण करे, वहां पर कैंप कर रही है, और लगातार अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। क्योंकि बड़ी बात यह है कि भागलपुर में जिस तरह हर साल बाढ़ ने तबाही मचाती है, बाढ़ का जो मंजर देखा जाता है, वह जो लोग पहले से अलर्ट रहते हैं, और खुद जो है बाढ़ आने के एक आध महीना पहले से जो वो लोग एक्टिव हो रहे नजर आते हैं, जिसका जहाँ पे जो यदि माने कोई परिजन होते हैं, मतलब कोई यदि किसी बाढ़ पीड़ित लोग को ऊंचे स्थान पर सर लेना पड़ता है, तो जिलाधिकारी के द्वारा जैसे भागलपुर 3 से 4 जगह है जहाँ पर राहत कैंप लगाया गया है, कहीं कहीं पर राहत कैंप अभी शुरू भी कर दिया गया है। जी ठीक है। ब्रजेंद्र, उत्तर प्रदेश के कई ज़िले ऐसे हैं जिनकी सीमाएं नेपाल से लगती हैं, और इन ज़िलों के तमाम लोग रोज़मर्रा के काम के लिए भी नेपाल जाते हैं, मेहनत मजदूरी के लिए भी नेपाल जाते हैं। ऐसे में महाराजगंज में भी क्या इस बात को लेकर चिंता बढ़ी हुई है लोगों की कि उनके अपने जो किसी काम से नेपाल गए होंगे, या उनके अपने जो नेपाल में रहते हैं, उनके सुरक्षित होने को लेकर क्या चिंताएं और आशंकाएं भी देखने को मिल रही लोगों के मन में? जी बिल्कुल, चूंकि जो है नेपाल एक टूरिस्ट प्लेस है। भारत से बहुत सारे लोग जो है नेपाल में घूमने के लिए जाते हैं, जिसमें खासकर चितवन हो गया, काठमांडू हो गया, और भी ऊंचे स्थानों पर पहाड़ की तरफ लोग जाने का बराबर जो है जाते रहते हैं। और ऐसे में जिस तरीके से ये अचानक ग्लेशियर फटने की वजह से नेपाल में जो तबाही मची है, और अभी जो आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हो पा रही है कि जो लोग नेपाल गए हुए थे वो उनकी क्या स्थिति है, वो होटल में थे या फिर सुरक्षित स्थानों पर हैं। और बाकायदा जो है जो महाराजगंज जिला प्रशासन है नेपाल प्रशासन के साथ बातचीत कर रही है, और जो भारतीय लोग हैं उनको ढूंढने का या फिर उनके लिए जो सर्च ऑपरेशन चलाए जाते हैं उसके लिए बातचीत की जा रही है, ताकि जो है इन चीजों को भी साफ किया जा सके कि जो भारतीय लोग नेपाल में घूमने के लिए गए हुए थे, आखिर वो सुरक्षित हैं या नहीं। तो इन चीजों को लेकर जो है आशंका भी बनी हुई है और चिंता भी बनी हुई है। फिलहाल अभी जिस तरीके से आधिकारिक तौर पे जो महाराजगंज प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है कि अगले 8 से 10 घंटों में यहाँ आशंका जताई जा रही है कि हम्म पानी का लेवल बढ़
सकता है। तो फिलहाल अभी से तैयारियां पूरी हैं। जो निचले जरूरी क्षेत्र भी में है, रहने वाले जो ये ग्रामीण जरूरी भी है हैं, उन विजेंद्र लोगों की को तैयारियों में सुरक्षित कहीं कोई स्थान पे कमी ना रहने पहुंचा पाए। दिया गया है। अगर ऐसे हालात बनते हैं तो उन हालात से निपटा जा सके, ये आबादी को, बड़ी आबादी को ऐसे प्रभाव में आने से बचाया जा सके, उनको रोका जा सके। और यही कारण है कि प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कि लोग नदी किनारों जाने से बचें। नेपाल में जो स्थिति बनी हुई है और उसके चलते उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का अलर्ट है, उससे जुड़े हुए हर अपडेट आपके साथ आगे भी साझा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।